अच्छा, मोंटेसरी पद्धति। जी मैम। अच्छा, मोंटेसरी पद्धति जो है ना एक शिक्षा विधि है। जैसे कि आज के स्टेज में अगर आप देखिए तो छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में खेलने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। यह भी जी एक मैम। पद्धति है। उसी तरह से मोंटेसरी पद्धति भी एक विधि है जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन मोंटेसरी पद्धति के नियमों का पालन जो है आज के वर्तमान युग में नहीं किया जाता। ठीक है, इसका रीजन हम आप लोगों को कल बताए थे कुछ, कि मोंटेसरी पद्धति में बालकों को वास्तविकता से जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया जाता है। वो जो अकाल्पनिक दुनिया में रहते हैं, काल्पनिकता से जुड़े रहते हैं, उसी से उनको जोड़े रखा जाता है, वास्तविकता से उनको अवगत नहीं कराया जाता है। इसीलिए उस पद्धति पर क्या है, अब धीरे धीरे उस पद्धति को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब वो बच्चों को प्ले स्कूल के माध्यम से मतलब ऐसी पद्धति को अपनाया जा रहा है जिसमें बालकों को वास्तविकता से जोड़ा जा सके, उसको मोंटेसरी पद्धति। वो शिक्षण विधि है जो कि बच्चों को स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था है। मतलब बच्चे जो है औपचारिक रूप से स्कूल जाए उससे पहले बच्चों को जो प्ले स्कूल में डाला जाता है, तो ऐसे ही विद्यालय में बालकों को डाला जाता है। मोंटेसरी पद्धति हो गई, ये सब शिक्षा जो है खेल खेल में बालकों को दी जाती है। लेकिन मोंटेसरी विधि में हम आप लोगों को ये बताए थे कि इसमें जो है काल्पनिकता पर ही विशेष जोर दिया गया है, वास्तविकता से बच्चों को अवगत नहीं कराया जाता है। इस वजह से बच्चों को जो है इस विधि से अब धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। ठीक है, ये ठीक है मैम। मोंटेसरी पद्धति पर हम लोग पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे। हम केवल इसमें आपका बस थोड़ा छोटा सा जिक्र किए होंगे, इस पे हम लोग पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है तो हम कुछ क्वेश्चन करें। जी मैम। आज रानी जी नहीं जुड़ी। चलिए, क्वेश्चन है हम लोग का, बताइए तो, जीवन का अनुपम काल किसे कहते हैं? जीवन का अनुपम काल किसे कहते हैं? पूरी बाल्यावस्था मैम। पूर्व बाल्यावस्था होगा पूजा जी। नो आइडिया मैम। जीवन का अनुपम काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। ना ही पूर्व बाल्यावस्था, ना ही उत्तर बाल्यावस्था, हम पूरे संपूर्ण बाल्यावस्था को जीवन का अनुपम काल कहेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, किस अवस्था में बालकों में नैतिकता का, ठीक है, विकास होता है? उत्तर किस बाल्यावस्था अवस्था? मैम। उत्तर बाल्यावस्था। किस अवस्था में बालकों में नैतिकता का विकास नहीं होता है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। इसमें तभी तो हम नैतिकता का आप लोग विकास को पूर्व बाल्यावस्था नैतिकता में। नैतिकता का विकास किस अवस्था में बालकों में नहीं रहता है? नैतिकता बिल्कुल भी नहीं रहती है और शैशवावस्था में। शैशवावस्था में। और नैतिकता का शुरुआत कब हो जाता है बालकों में? पूर्व बाल्यावस्था में मैम। पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था तो अभी हम आपको करवाए भी नहीं है। ठीक है। प्राक स्कूली अवस्था क्या है? प्राक स्कूली अवस्था किसे कहते हैं? मैम पूर्व बाल्यावस्था का ही दूसरा नाम है प्री स्कूल एज। प्री स्कूल है, तो इसको प्राक स्कूली अवस्था क्यों कहते हैं? प्राक स्कूली अवस्था ये क्यों है? स्कूल जाने से पूर्व जो भी सीखते हैं हाँ, बच्चे उसी को प्राग स्कूली स्कूल जाने से अवस्था कहते हैं। पहले की अवस्था को हम लोग प्राक स्कूली अवस्था कहते हैं। और प्राक टोली अवस्था, प्री गैंग एज, मैम इसी को कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को ही हम लोग प्री गैंग एज ही कहेंगे। ठीक है। अच्छा बताइए तो, पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में जो तर्क करने की क्षमता होती है, ठीक है, वह तर्क क्षमता जो होती है उनमें पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में तर्क करने की क्षमता होती है या नहीं होती है, पहले ये बताइए। नहीं होता मैम, वो अपने जिद पे रहते हैं, ये हम कह दिए तो कह दिए, वही है सही। नहीं, पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में तर्कना शक्ति तो रहती है,
पर उनकी तर्क शक्ति जो होती है, तर्कन की जो शक्ति होती है, वह तर्क मतलब जो है वह सुव्यवस्थित नहीं होती है। वो सही रूप से तर्क नहीं कर पाते हैं किसी चीज पर, उठ पटांग। ठीक है। अच्छा, अहम केंद्रिता का मतलब क्या होता है? अहम केंद्रिता, पूजा जी आप भी कुछ बताइए। अहम केंद्रिता का मतलब क्या होता है पूजा जी? अहम केंद्रिता का मतलब क्या होता है पूजा जी? बताइए निशांत जी, अहम केंद्रिता का मतलब क्या होगा? मैम इसमें बालक स्वयं को ही सेंटर में रख के वो अपना क्या बोलते हैं मैम, वो अपने आप को। अहम केंद्रिता के यानी स्वयं को महत्व देना, जी सभी मैम। का जी अटेंशन मैम। स्वयं के लिए प्राप्त करना, माता पिता भाई बहन हर किसी का अटेंशन जो है, प्रेम जो है, स्नेह जो है, वह स्वयं के लिए प्राप्त करना, इसको हम लोग कहेंगे अहम केंद्रिता। और वो दूसरे के बातों पर, ठीक है, अहम केंद्रिता का मतलब यह भी हो जाएगा कि वह दूसरे के विचारों और बातों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको अपनी ही बातें जो है सच्ची और सच्ची लगती है, इसीलिए वह दूसरों की बातों को उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इस वजह से हम लोग इसको अहम केंद्रिता कहते हैं। इसलिए हम लोग इसको अहम केंद्रिता भी कहेंगे, आत्म केंद्रिता भी कहेंगे, सेल्फ सेंटर्ड इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, ठीक है। और बालक में जो है नैतिक व्यवहारों की आधारशिला का स्टेज कौन सा कहलाता है? नैतिक व्यवहारों की आधारशिला का स्टेज कौन सा स्टेज होता है जिसमें बालकों में नैतिक व्यवहार के आचरण करने बालक शुरू कर देते हैं? गायत्री जी बताएंगे। गायत्री जी यस मैम। बताइए तो। नैतिक नैतिक व्यवहार की आधारशिला किस स्टेज को कहते हैं? अच्छा गायत्री जी, केवल इतना बताइए कि पूर्व बाल्यावस्था का की जो अवधि होती है वह कब से कब तक की होती है? हाँ, 2 से 6 से 2 से दो 6 तक। 2 से 6 वर्ष तक। और यस। बाल्यावस्था की अवधि? बाल्यावस्था की अवधि? 6 से 12 तक। शैशवावस्था की अवधि? 0 से 2 तक। 0 से 2 तक। 2 चलिए तक। आगे का टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था क्लियर हुआ, किसी को कोई जी डाउट नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था, और अगर डाउट होगा इसका हम लोग टेस्ट लेंगे ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, जो भी डाउट होगा उसमें क्लियर होगा। ठीक है, चलिए उत्तर बाल्यावस्था यानी कि हम लोग का लेटर या फिर पोस्ट चाइल्डहुड जिसको हम लोग कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तर बाल्यावस्था भी कहेंगे, बाद की अवस्था भी कहेंगे। इंग्लिश में इसको लेटर चाइल्डहुड या फिर पोस्ट चाइल्डहुड के नाम से बांटते हैं। ठीक है, ये दोनों ही होगा। तो इसका स्टेज हम लोग को पता है कि कब से कब तक का होता है। उत्तर बाल्यावस्था का 6 स्टेज से 12 वर्ष में। 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष का उम्र जो हो गया हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था का उम्र हो गया। और इसी के अगर हम लोग मध्य कुछ देख ले तो हम लोग का मध्य बाल्यावस्था भी सॉरी, इसी के बीच अगर हम लोग देख ले तो हम लोग का मध्य बाल्यावस्था भी आ जाएगा। 6 से 12 हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था हो गया ना। इसी में 7 से लेके 11, 6 से 1 बढ़ा दीजिए और 12 से 1 कम कर दीजिए। ठीक है, तो 7 से लेके 11 वर्ष के बीच के समय को हम लोग मध्य बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन इसे भी आता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था का स्टेज हो जाएगा 2 से 6, उत्तर बाल्यावस्था का स्टेज हो जाएगा 6 से 12, मध्य बाल्यावस्था का स्टेज क्या है तब? तो मध्य बाल्यावस्था का स्टेज हो जाएगा 7 से 11। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था के स्टेज में ही 1 साल क्या करना है, बढ़ा देना है और पीछे से 1 साल घटा देना है। 7 से 11 जो हो जाएगा हम लोग का मध्य बाल्यावस्था का अवधि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर बाल्यावस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था से थोड़ा भिन्न है। सभी एक दूसरे से जितने भी अवस्थाएं होती हैं, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे पूर्व बाल्यावस्था हो, चाहे उत्तर बाल्यावस्था हो, हर अवस्थाएं जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
ठीक है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, सब के सब एक दूसरे से अटैच है। जो भी विकास होता है ना, अचानक से लैप्स करके नहीं हो जा रहा है कि इस स्टेज को छोड़कर उस स्टेज में वो गुण आ गए, नहीं। उसका शुरुआत या उसकी बीज जो है उसके पहले वाले उम्र में, एज में आ जाती है, और धीरे 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 क्या होता है, अगले स्टेज में उसका विकास होता है। तो हम लोग किसी को भी एक दूसरे से भिन्न या अलग नहीं मानेंगे, सब के सब क्या है, एक दूसरे से एकीकृत है, सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में हम लोग देखेंगे कि बालक जो है औपचारिक रूप से, अब इससे पहले वाले स्टेज में क्या देखे थे, बालक स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल जाने से पहले की अवस्था थी उनकी। लेकिन अब इस स्टेज में बालक जो है औपचारिक रूप से स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि उनका स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता है। ठीक है, औपचारिक रूप से बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देंगे, इसलिए इस स्टेज को मनोवैज्ञानिकों ने स्कूली अवस्था कहा है। क्या कहा है, प्रारंभिक स्कूली अवस्था या स्कूल अवस्था, एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी इसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्कूल जाने से पहले की अवस्था प्राक हम लोग का क्या हो जाएगा, स्कूली अवस्था, और स्कूल जाने से बाद की अवस्था, यानी कि जब जब वो स्कूल जाना शुरुआत कर दिए तो हम लोग का वो क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रारंभिक स्कूली अवस्था कहलाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का इसमें देखिए कौन कौन से गुण आते हैं। अब बच्चे जो है औपचारिक रूप से स्कूल जा रहे हैं, देखिए जब बच्चे प्रारंभ औपचारिक रूप से स्कूल जा रहे हैं, पहले जब बच्चे शैशवावस्था में थे, सोसाइटी हर चीज डेवलप्ड हो रही है। हम लोग क्या बोले थे कि एक का विकास यानी कि सबका विकास। बालक जब शैशवावस्था में था, उसका सामाजिक विकास क्या था, बस उसके परिवार तक ही सीमित था। पूर्व बाल्यावस्था में बालक आया तो उसका समाज थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा विस्तृत हुआ, आस पड़ोस के बच्चों के साथ या फिर लोगों के साथ वह घुलना मिलना सीखा। अब बच्चा जब हम लोगों का पूर्व बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहा है, उसका समाज देखिए और ज्यादा डेवलप्ड हो रहा है, उसका कॉग्निशन और ज्यादा डेवलप होता है, उसके मसल्स, उसके शारीरिक विकास और ज्यादा डेवलप हो रहा है, हर क्षेत्र उसका विकसित कर रहा है ना। अब बालक जो है औपचारिक रूप से स्कूल जा रहा है, आप लोग को कहीं से साउंड आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है? नो मैम। तो बालक जब औपचारिक रूप से स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, तो स्कूल जा रहा है, वो एक बहुत बड़े समाज से अब वो मिल रहा है। वहां पे उसके हम उम्र के बहुत सारे बच्चे हैं, वो उनसे इंटरेक्ट हो रहा है, टीचर से इंटरेक्ट हो रहा है, बच्चों के माता पिता से इंटरेक्ट हो रहा है। तो उसका समाज जो है, उसके समाज का दायरा जो है अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे और बहुत ज्यादा विस्तृत होता जा रहा है, यानी कि उसका सोशल बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जब सोशल बैकग्राउंड बढ़ता है, तो इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं ना, हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था का जो स्टेज होता है, 6 से 12 वर्ष का स्टेज, इस स्टेज में बच्चे जब स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, हम अपने हम उम्र मित्रों से मिलना प्रारंभ करते हैं, तो उनका अपना एक गैंग बनता है, अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाते हैं। ठीक है, इस उम्र में बच्चे जो है, इससे पहले वाले उम्र में बच्चे अपने आस पड़ोस के मित्रों से, हम उम्र बच्चों से खेलते थे, लेकिन उनका अपना कोई गैंग नहीं था, अपना कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। बाहर खेले, बस बाहर तक ही, मतलब घर आए तो उनको भूल गए। लेकिन अब बच्चे जब स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो उनका अपना एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, जिसको हम लोग गैंग एज कहेंगे। अब वो क्या था, हम लोग का टोली बनाने से पहले की अवस्था प्राक टोली अवस्था या प्री गैंग एज था, लेकिन अब इसको हम लोग बोलेंगे गैंग एज। ये हम लोग का कौन सा एज कहलाएगा, गैंग एज कहलाएगा। टोली अवस्था भी इसको हम लोग कहेंगे, गैंग एज भी कहेंगे, क्योंकि बालक अपने गिरोह और समूह अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना। ठीक है, स्वीकृति प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, अटेंशन पाना। बालक जो होते हैं, उनका जब फ्रेंड सर्कल बनता है ना, तो उस फ्रेंड सर्कल में वो अटेंशन, अपने लिए अटेंशन ज्यादा खोजते हैं, अपने पूरे मित्रों के बीच में या फिर किसी के बीच में, टीचर्स हो चाहे मित्रों, फ्रेंड सर्कल हो, गैंग के बीच में, वो अपने लिए अटेंशन ज्यादा खोजते हैं कि अरे वाह, तुम्हारी पेंसिल तो बहुत अच्छी है, सब हम मतलब मेरी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारी मम्मी लंच में खाना बहुत अच्छा बना के देती है। तो बच्चे जो है इस स्टेज में जो है अट्रैक्शन ज्यादा पूछते हैं, वो गैंग में अपना एक भूमिका, अपना एक मतलब रोल बना लेना चाहते हैं। ठीक है, अपना एक प्लेस बना लेना चाहते हैं कि मतलब अपने को हीरो मान लेते हैं अपने गैंग। ठीक है, तो लोग जो है इस स्टेज में गैंग को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं,
अपने ग्रुप के, अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों, बच्चों की बातों पर वो ज़्यादा आते हैं, माता-पिता की बातों पर कम ध्यान देंगे। ग्रुप का, फ्रेंड सर्कल का कोई बोल देगा ना कि मेरे पापा तो हमको ऐसा कर दिए, ठीक है? तो अब वो भी आपके आगे हट करेगा, अपने घर में अपने माता-पिता से आके हट करेगा, जिद करेगा कि हमको ये चाहिए। और इसके लिए वो माता-पिता से, अपने टीचर से, इन सब से बगावत भी कर लेता है, विद्रोह भी कर लेता है। यानी कि इस स्टेज में बालकों के ऊपर गैंग का, अपने ग्रुप का, अपने फ्रेंड सर्कल का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? प्रभाव रहता है कि वो अपने माता-पिता, टीचर्स तक से वो क्या करते हैं, बगावत करने को रेडी हो जाते हैं, ठीक है? तो बालकों का अपना एक गिरोह या समूह होता है और क्या होते हैं, स्वीकृति पाना ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, यानी कि अटेंशन, हर किसी का अटेंशन वो अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। तो इस अवस्था में बालक जो होते हैं, अपने माता-पिता हो गए, चाहे अन्य लोग हो गए, चाहे व्यक्तिगत मित्रों से ज़्यादा महत्व अपने किसको देंगे, समूह को देंगे, अपने फ्रेंड सर्कल। माता-पिता से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस फ्रेंड सर्कल को देंगे। कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, माता-पिता से डिस्कस नहीं करेंगे, फ्रेंड्स को फ़ोन लगाएँगे कि ये प्रॉब्लम है, क्या करें, क्या नहीं करें? तो वो लोग फ्रेंड्स को क्या करेंगे, ज़्यादा महत्व देंगे और कभी-कभी वे क्या करते हैं, समूह के बहकावे में आकर, यानी कि अपने फ्रेंड्स के बातों में आकर अपने माता-पिता से, अपने टीचर से बगावत कर लेंगे, उनका विरोध कर देंगे, उनसे झगड़ तक जाएँगे। लेकिन फ्रेंड्स को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। तो ये स्टेज हम लोग का क्या कहलाता है, प्रारंभिक स्कूली अवस्था कहलाता है। इस स्टेज को हम लोग गैंग एज भी कहते हैं, ठीक है? और इस स्टेज में बालकों का अपने गैंग के प्रति क्या होता है, आकर्षक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? अपने गैंग के बातों पर वो कभी-कभी अपने गैंग की बातों में इतना आ जाते हैं कि अपने माता-पिता से बगावत तक कर लेते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है कि दूसरे समूह के लिए, यह समूह से बाहर के बालकों के लिए पूर्वाग्रह, ठीक है? पूर्वाग्रह की भावना भी बालकों में आ जाती है। पूर्वाग्रह क्या होता है, पहले इस टॉपिक को समझिए। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि हम किसी से अनभिज्ञ हैं। जैसे कि मान लीजिए, सपोज़ दैट जब आप लोगों को बोला गया कि एक मैडम है जो आप लोगों का क्लास लेंगी, ठीक है? एक मैडम है जो आप लोगों का क्लास लेंगी, आप ना हमारे विषय में कुछ जानते हैं, ना हमारा नाम जानते हैं, ना हमारा क्वालिफ़िकेशन जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन आपके मन में कोई ना कोई विचार तो आया होगा कि वो कैसी होंगी, चाहे वो कैसे पढ़ाएँगी, चाहे वो किस ऐज की होंगी, हर किसी भी तरह की। जैसे कि हम भी अपने सीटेट वाले क्लास के सर से जब पढ़ने की बात किए थे ना, तो हम केवल उनको हम जानते नहीं थे, हम उनका नाम तक नहीं जानते थे। केवल उनसे बात करने मात्र से हम मुझे ऐसा लगा कि वो क्या है, 60-75 इयर्स के कोई ओल्ड पर्सन होंगे, ठीक है? केवल आवाज़ से। तो हमने, पूर्वाग्रह का मतलब यही होता है कि हम किसी को जान नहीं रहे हैं, ठीक है? हम किसी से पूरी तरह से परिचित नहीं हैं, हम उससे पूरी तरह से क्या है, अपरिचित हैं। लेकिन फिर भी हमने उसके बारे में, उसके विषय में अपनी एक अवधारणा बना ली, अपनी एक सोच बना ली कि यह व्यक्ति जो है ऐसा होगा, यह व्यक्ति जो है या यह पर्सन जो है ऐसा होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह, यानी कि पहले से ही उसके विषय में अपने मन में एक धारणा को बना लेना, ठीक है? तो ये हम लोग का कहलाता है पूर्वाग्रह। तो इस स्टेज में बालकों में पूर्वाग्रह की भावना भी होती है, ठीक है? मान लीजिए बालकों का अपना एक फ्रेंड सर्कल है, अपना एक ग्रुप है, दूसरे किसी बालकों का अपना एक दूसरा ग्रुप है। तो इस ग्रुप के पर्सन जो है ना, इस ग्रुप के बालक जो है ना, दूसरे बालकों के ग्रुप के बच्चों के प्रति क्या बना लेते हैं, पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचते होंगे या हमारे अगेंस्ट कोई प्लानिंग करते होंगे, ठीक है? चाहे वो हमारे अगेंस्ट टीचर से कंप्लेन करते होंगे, वो उसको जानते नहीं हैं। वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से पूरी तरह से क्या है, अपरिचित है। लेकिन क्या है, अपने मन में वो पहले से उसके प्रति एक प्रकार की धारणा का विकास कर ले रहे हैं, एक धारणा बना ले रहे हैं, ठीक है? तो इस स्टेज में बालकों में क्या होती है, पूर्वाग्रह भी होती है। एक ग्रुप का व्यक्ति जो है, मान लीजिए किसी एक बच्चे का कोई फ्रेंड सर्कल है और किसी दूसरे बच्चे का कोई दूसरा फ्रेंड सर्कल है, तो उस फ्रेंड सर्कल का अगर कोई पर्सन इसके फ्रेंड्स को अगर कोई मारता है या किसी प्रकार से कोई परेशान करता है, नुकसान पहुँचाता है, तो वो इस फ्रेंड जो जिस सर्कल के बच्चे को मारा गया या परेशान किया गया है, उस सर्कल के सभी बच्चे जो है, दूसरी सर्कल वाले के बच्चों के प्रति अपना एक पूर्वाग्रह बना लेंगे कि वो अच्छे नहीं है, वो बदमाश नहीं है, बहुत बदमाश है, वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, उनका काम ही है दूसरों को परेशान करना, ठीक है? एक छोटी-सी हरकत की वजह से, तो क्या करेंगे, उनके विषय में
एक अपनी पूर्वाग्रह बना लेंगे और उसी पूर्वाग्रह को लेकर वो उनके विषय में सोच विचार करेंगे, ठीक है। उनके वास्तविक अवधारणाओं से या फिर वास्तव में वो क्या है, ठीक है, या फिर वास्तव में उनका चरित्र कैसा है, व्यवहार कैसा है, इनसे वो पूरी तरह से क्या होते हैं, अपरिचित होते हैं। तो पूर्वाग्रह का मतलब आप लोग को क्लियर हुआ। तो इस स्टेज में बालकों में पूर्वाग्रह की भावना भी क्या होती है, बहुत ज्यादा विकसित होती है। और बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, एक मिनट आप वेट कीजिए, डोर चलिए। तो इस स्टेज में बालकों में पूर्वाग्रह की भावना भी क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, ठीक है। इस स्टेज में बालकों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक स्कूली अवस्था हो गया इनका, इसको हम लोग गैंग एज भी कहते हैं। इस स्टेज में बालकों में पूर्वाग्रह की भावना का भी विकास हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस स्टेज में बालकों में जो होता है, शारीरिक विकास हो गया, सांवेगिक विकास हो गया, भाषाई विकास हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, यानी कि संज्ञानात्मक विकास हो गया, ठीक है। ये सारे विकास जो है बालकों में इस स्टेज में जो है और ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं। शुरुआती दौर में हम आप लोग को क्या बताएं कि शैशवावस्था ऐसा अवस्था होता है जिसमें बालकों का हर एक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और बाल्यावस्था में वह गति जो है क्या होती है, मंद पड़ जाती है। तो मंद पड़ जाती है, धीमी गति से चलती है, तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, आखिर क्यों धीमी गति से चलती है, ठीक है। जो काम शुरुआती दौर में बहुत तेजी से हो रहा था, बाल्यावस्था में आने के बाद वह मंद पड़ जाती है। तो क्यों, इसलिए मंद पड़ जाती है कि जो कार्य इतनी तेजी से चला है, जो बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगिक ये सारे विकास इतनी तीव्र गति से शैशवावस्था में हुए हैं, तो बाल्यावस्था में जो है उनमें परिपक्वता आती है, उनमें मेच्योरिटी आती है। इस वजह से इस स्टेज में ये सारे डेवलपमेंट जो है मंद गति से चलते हैं, धीमी गति से चलते हैं, ताकि जो कार्य पहले शैशवावस्था में हो चुके हैं उस कार्य में और ज्यादा कुशलता आ सके। बालक के मसल्स का डेवलपमेंट शैशवावस्था में हो चुका है, लेकिन मसल्स में मैच्योरिटी आ सके, परिपक्वता आ सके, उसके लिए बाल्यावस्था में गति जो है मंद पड़ जाती है। बालक के कॉग्निशन का डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन वो कॉग्निशन में और अधिक कुशलता आ सके, मैच्योरिटी आ सके, तो उसके लिए यहाँ पे गति जो है मंद पड़ जाती है। शब्दों का भाषाई ज्ञान जो है बालकों को उस स्टेज में हो चुका है बहुत ज्यादा तीव्र गति से, इस स्टेज में भी होता है, रुकता नहीं है। लेकिन अब जो शब्द बालक उस स्टेज में सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे या बोल नहीं पाते थे, इस स्टेज में आके बालक जो है अब उसको सही तरीके से बोल लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल हम आप लोग को बताते हैं, अब शैशवावस्था के बालक को अगर हम पेंसिल पकड़ाएंगे तो उसका मसल इतना स्ट्रांग नहीं है, वो उसको सही तरीके से नहीं पकड़ पाएगा या शब्दों को सही तरीके से नहीं लिख पाएगा। लेकिन वही चीज जो है, जब वो बाल्यावस्था में आ रहा है, डेवलपमेंट इस स्टेज में भी हो रहा है, लेकिन इस स्टेज में क्या है, मंद गति से हो रहा है। अब बालक जो है उसी कार्य को बहुत कुशल तरीके से करेगा, बहुत कुशल ढंग से करेगा, क्योंकि क्या है, समय के साथ साथ उसमें मेच्योरिटी आ गई, उसमें परिपक्वता आ गई। अब वही काम जो है, अब वही बालक जो है उसके मसल स्ट्रांग हो गए, पेंसिल को अच्छे से पकड़ सकता है, अक्षरों को सुंदर से बनाकर लिख सकता है। जैसे जैसे हम लोग का विकास आगे बढ़ता जाएगा, उसके इस कार्य में और अधिक परिपक्वता हमें नजर आएगी और अधिक कुशलता नजर आएगी। जिन चीजों को बालक को समझने में या फिर उसका संज्ञान का विकास छोटे क्षेत्र पे हुआ था, जैसे जैसे विकास होगा उस संज्ञान का विकास जो है अब बड़े पैमाने पे होता जाएगा, उसमें और अधिक कुशलता आती जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, एक स्टेज में जो है डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, फिर दूसरे स्टेज में डेवलपमेंट मंद पड़ जा रहा है, फिर तीसरे स्टेज में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, फिर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, मंद पड़ जाएगा। तो ये जो हम लोग का सतत गति से चलने वाला जो विकास है, जो कभी तीव्र तो कभी मंद, कभी तीव्र तो कभी मंद जो रहता है, इसका भी रीजन होता है, क्योंकि जो कार्य इतना स्पीड से हो चुका है अब उसमें थोड़ा कुशलता लाई जा सके।
ठीक है, उसके लिए वहां पे गति जो है क्या होती है, बंद पड़ जाती है। ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों का? तो हर एक विकास जो है बालक का इस स्टेज में क्या होगा, बहुत ही कुशलता पूर्वक ढंग से होगा। जो विकास बालक का शैशवावस्था में, अब देखिए शैशवावस्था का बालक है, उसके मसल्स कमजोर होते हैं, मसल्स का विकास हो गया है, हाथ पैर अच्छे से विकसित हो चुके हैं, बालक किसी चीज को पकड़ कर खड़ा होना, चलना दौड़ना तक सीख जाता है। लेकिन क्या बालक जब बाल्यावस्था में जो चलता है या दौड़ता है, शैशवावस्था की तुलना उसमें कुशलता नहीं आती है, मेच्योरिटी नहीं आती है, दोनों में अंतर होता है ना। तो वही चीज जो है बाल्यावस्था में आकर किया जाता है, जिसकी वजह से बाल्यावस्था में विकास की जो दर है वह मंद रहती है। ठीक है, तो ज्ञान होने से शिक्षा आसानी से बालकों का मार्गदर्शन, यहाँ पे टीचर्स के लिए बोला गया है कि एज अ टीचर, एक टीचर होने के नाते हम शिक्षकों को बालकों के हर एक अवस्था का, चाहे उसका शारीरिक पक्ष हो, चाहे उसका मानसिक पक्ष हो, चाहे उसका सांवेगिक पक्ष हो, हर एक पक्ष का हमें ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम बालक का हर तरीके से क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, हर तरीके से उसका विकास कर सके। ठीक है, हम बालक के इमोशनल पक्ष को जानेंगे, हम बालक के मेंटल फैक्ट को जानेंगे, तभी तो हम जान सकेंगे कि बालक की कैपेसिटी कितनी है, बालक की क्षमता कितनी है। बालक की क्षमता मान लीजिए, बालक की क्षमता है कि वह जो है कुछ ऐसे सम्स बना सकता है, अपने अपने लेवल के, अपने स्तर तक के बच्चों के ही बुक्स को वो समझ सकता है या बना सकता है। ठीक है, तो हम उसको उसी लेवल का करवाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि बालक की क्षमता जो है उससे भी नीची है, वो अपने स्तर के सवालों को भी हल करने में जो है सक्षम नहीं है। तो हम उसको उस तरीके से ना बताकर हम उसको दूसरी विधि के द्वारा बताएंगे, या फिर उससे इजी तरीके से हम उसको करवाएंगे, ताकि बालक जो है उसमें अपने आप को जो है, बालक में जो है किसी प्रकार का हीन भावना ना हो, बालक अपने आप को दूसरों से कमजोर ना समझे। ठीक है, वो अपने उसके मन में अपने प्रति किसी प्रकार का दुख या क्रोध या ईर्ष्या की भावना ना हो। तो हमें बालकों को इस तरह से मेंटली, फिजिकली हर तरीके से प्रिपेयर करना है कि बालक जो है अपना विकास करने में हम उनका सपोर्ट करते हैं, हम उनके लिए केवल सहायक का मार्ग है, एक रास्ता हम उनको बताते हैं, लेकिन वो अपना विकास जो है क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो गुण है, हम उन गुणों को बताते हैं। ठीक है, उनका हेल्प कर देते हैं, लेकिन उसको उभारने में, उसको आगे ले जाने में स्वयं शिक्षक ही क्या होते हैं, सहायक। शिक्षक बोल रहा है, छात्र ही जो है सहायक होते हैं। इसलिए आप लोग को यहाँ पे हम दो पॉइंट्स बताएं। एक था हम लोग का पूर्वाग्रह, क्लियर हुआ पूर्वाग्रह, कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। पूर्वाग्रह क्लियर हुआ? तो चलिए और आगे, उत्तर बाल्यावस्था में क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा ये बताइए तो, खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं? पूरी बाल अवस्था को मैम। पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग क्या कहते हैं, खिलौनों की अवस्था कहते हैं। अन्वेषण अवस्था किसे कहते हैं, अन्वेषी खोजी अवस्था, गायत्री जी, खोजी अवस्था किसे कहते हैं? मैम नहीं पता, बता दीजिए। हम क्यों बताते हैं, हम तो बताए हुए हैं। किसे कहते हैं पूजा जी? पूजा जी, खोजी अवस्था किसे कहते हैं? अन्वेषणात्मक अवस्था, खोजी अवस्था, एक्सपेरिमेंटल एज किसको कहते हैं, किसे कहते हैं निशांत जी? मैम इसी को उत्तर पूर्व वाली अवस्था को ही कहते हैं मैम, खोजी अवस्था। नहीं, पूर्व वाली शैशवावस्था, अवस्था को मैम, पूर्व वाली अवस्था को। शैशवावस्था को खोजी अवस्था, एक्सपेरिमेंटल एज कहते हैं, क्योंकि शैशवावस्था में बालकों में जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। क्या बताए थे, वो खिलौनों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, खिलौनों से वो खेलते जी नहीं मैम, है, जी मैम। अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते थे। खोजी स्टेज क्या हो गया हम लोग का, शैशवावस्था। ठीक है, चलिए उत्तर वाले अवस्था स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर वाले अवस्था को माता पिता के द्वारा जो है उत्पाती और उद्यमी अवस्था कहा गया है। ठीक है, फिर से अब बोलिए हम मैम। लोग को उत्पाती या उद्यमी अवस्था, मतलब बच्चे इस स्टेज में उत्पात ज्यादा मचाते हैं। अगर दो चार भाई बहन हो तो आपस में झगड़ा बहुत करते हैं, घर में हल्ला गुल्ला, उत्पात मचाना। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया जो है ज्यादा होती है।
इसीलिए माता पिता जो है उत्तर बाल्यावस्था को उत्पाती या उद्यमी अवस्था कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जब हम लोग पूर्व बाल्यावस्था पढ़े थे तो उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तैयारी की अवस्था मैम। तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है, समस्यात्मक अवस्था भी नहीं कहते थे? जी समस्या मैम, जी अवस्था मैम। भी तो कहते हैं ना। हाँ, समस्या अवस्था भी कहते हैं। हर एक का अलग अलग है। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था को समस्या अवस्था कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को उत्पाती, मतलब उसमें बच्चे जो है, बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसका समाधान जो है करना हम लोग के लिए मुश्किल होता है, उसको समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। ये जो है उत्पाती अवस्था है, यानी कि बच्चे इसमें उत्पात ज्यादा मचाते हैं। ठीक है। अपने उत्पातों से वो अपने पेरेंट्स को, माता पिता को परेशान कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राय माता पिता क्या बोलते हैं कि बच्चे को हॉस्टल में डाल देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाती या उद्यमी अवस्था कहेंगे। और इस अवस्था में बालक जो है स्कूल जाना क्या करते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। उनका फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है, ज्यादा लोगों से बातचीत होना प्रारंभ हो जाता है, उन पर संगी साथियों का, ठीक है, पीयर्स जिसको कहते हैं, उसका गहरा प्रभाव पड़ने लगता है। अब कोई दोस्त कुछ और बोला, कोई दोस्त कुछ और बोला, वो दोस्त बोला कि मेरे पापा तो मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार लाए, कोई बोला कि मेरे पापा मेरे लिए कितना सुंदर पेंसिल बॉक्स लाए हैं जिसमें मैजिक लाइट जलता है। तो वो हर बात, हर अपने फ्रेंड सर्कल से कुछ कुछ बातें सुनकर आएगा और क्या करेगा? घर में डिमांड करेगा, और डिमांड पूरा नहीं होने पर बात मचाएगा, रूठ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। इस प्रकार की उत्पातों से वो अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं? परेशान करते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं? इसमें इसका प्रारंभ हो जाता है, गहरा प्रभाव पड़ता है इस स्टेज में। माता पिता की बात को कम महत्व देते हैं, हम लोग पहले ही जाने, अपने पीयर्स यानी कि अपने ग्रुप और टोली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसके कारण उन्हें डांट फटकार मिलती रहती है। अब बार बार वो किसी चीज का डिमांड करेंगे और नहीं पूर्ति होने पर, नहीं पूरा करने पर माता पिता से हट करेंगे, जिद करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, रूठ जाएंगे, मुंह फुला लेंगे। तो क्या होगा? माता पिता उनको बार बार डांटते हैं, डपकारते हैं। तो इस अवस्था में बालक अपनी व्यक्तिगत आदतों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। ठीक है। जो भी वो व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं, अब सुबह उठना है, मान लीजिए मुंह फुलाए हैं, पापा से किसी चीज का डिमांड किए, डिमांड पूरा नहीं हुआ, मुंह फुलाए हुए हैं। साइकिल की डिमांड की है, साइकिल नहीं मिला, मुंह फुलाए हुए हैं। अब क्या है? तो खाना नहीं खा रहे, सोए हुए हैं, उसके लिए उनको डांट पड़ी। ठीक है। पढ़ाई लिखाई किए, बुक्स बुक्स सारा ऐसे ही फेंक दिए, अपने चीजों से लापरवाह है, बुक्स बुक्स सारा ऐसे ही बिखरा हुआ है, फेंका हुआ है, अपने सामान यहाँ वहाँ फेंके हुए हैं, अपनी चीजों को सही से समेट कर नहीं रखते हैं। मॉर्निंग में उठेंगे तो अपने दैनिक क्रियाकलापों को नहीं करेंगे सही से। तो मतलब क्या हो जाते हैं? अपने ही दैनिक क्रियाकलापों को, अपने व्यक्तिगत कार्यों को करने में वो लापरवाही दिखाते हैं, जिससे माता पिता और ज्यादा उनसे क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। ठीक है। और माता पिता तथा शिक्षक दोनों ही, शिक्षक के पास भी वो किसी प्रकार की फट करने लगेंगे, आज ट्यूशन नहीं पढ़ना है। देखिए, प्राय बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि आप हमको बोले थे घुमाने ले जाने के लिए, नहीं ले गए, हम ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। तो टीचर भी बैठे हुए हैं और टीचर को भी वो वैल्यू नहीं दे रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। वो हट कर रहा है कि आज हम ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, रोए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। माता पिता भी डांट रहे हैं, टीचर्स भी डांट रहे हैं, तो इससे बच्चा क्या है? उसका जिद जो है और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो इसीलिए इस स्टेज को क्या हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाती या उद्यमी अवस्था। इसमें बच्चे उत्पात ज्यादा मचाते हैं, उसको हम लोग समस्या अवस्था कहते हैं, इसको हम लोग उत्पाती अवस्था कहते हैं। दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। अब एक घर में एक या दो या तीन चार भाई भाई बहन है, तो वो क्या होते हैं? आपस में किसी चीज के लिए क्या करते हैं? आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु के लिए आपस में भाई बहन लड़ रहे हैं, या किसी बात पे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो ये झगड़ने की प्रवृत्ति जो होती है इस स्टेज में बालकों में हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि परिवार में भाई बहन है, अगर उनकी संख्या अधिक है तो वे छोटे छोटे बात पर लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा लेते हैं कि ये मेरा पेंसिल ले लिया, ठीक है, ये मेरा चॉकलेट खा गया, इसने मेरा इरेजर चुरा लिया। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर उनमें क्या होता है? झगड़ा होते रहता है। और वे शारीरिक रूप से भी आघात करने से पीछे नहीं हटते, मतलब एक दूसरे को मारने पीटने में भी बच्चे जो है पीछे नहीं हटते हैं। ये हो गया। थर्ड इसका बोल रहा है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता।
जो शैशवावस्था में बालकों का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा था, मानसिक विकास आवाज बहुत कट जा रहा तीव्र। है। आवाज कट रहा है? आवाज कट रहा है? अभी? जी मैम, अभी ठीक। हम्म। तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, हम लोग क्या देखे थे कि शैशवावस्था में बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास जो है बहुत ही तेजी से हो रहा है, बहुत तीव्र गति से हो रहा है। अब क्या होता है, बाल्यावस्था में आने के बाद उत्तर बाल्यावस्था, हम आप लोग को क्या बोले थे कि पूर्व बाल्यावस्था की कुछ स्टेज तक जो है बालकों का विकास तीव्र गति से ही होता है, ठीक है। उसके अंतिम अवस्था में आने के बाद जो है उसमें स्थिरता आती है और मंदता आती है, धीमी पड़ जाती है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। जो शारीरिक विकास इतनी तेजी से हो रहा था, जो मानसिक विकास इतनी तेजी से हो रहा था, उसमें क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। और स्थिरता आने के बाद क्या होगा, उसमें कुशलता आएगी, ठीक है, उसमें मैच्योरिटी आएगा। तो क्या हो जाता है, विकास की गति मंद तो हो जाती है, तो विकास की स्थिरता जो है निसंदेह बालकों की मानसिक और शारीरिक शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करती है। जो बालक का शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा था, जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा था इतनी तेजी से, अब यहाँ पे जो है क्या हो गया, स्थिर हो गया। स्थिर मतलब क्या है, एकदम पूरी तरह से रुका नहीं है। विकास कभी भी पूरी तरह से रुकता नहीं है, वो धीमी गति से चलता ही रहेगा। तो जो स्टेबिलिटी आ गई, अब उसमें क्या आएगी, दृढ़ता आएगी, यानी कि मेच्योरिटी आएगी। वो और यदि अधिक क्या होगा, कुशल होगा। जो मानसिक विकास हुआ है उसमें भी और अधिक जो है कुशलता आएगी, ठीक है। यानी कि चंचलता कम होने लगती है बच्चों में। अब जो बच्चे किसी चीज के लिए दुकान पे गए हैं, दुकान पे पापा से किसी चीज का डिमांड किए, डिमांड पूरा नहीं हुआ तो वहीं पे दहाड़ मार मार कर रोने लगे, अब वो चीज धीरे धीरे बच्चों में कम होगा। बच्चों को खुद ही समझ में आएगा कि हम जो है सारे लोगों के बीच में, समाज के बीच में इस तरह से जो हंस रो रहे हैं, तो हम हंसी के पात्र बन रहे हैं, सब हमको देखकर हंस रहा है। तो ये जो मानसिक जो है एबिलिटी जो है उनकी धीरे 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 क्या होगी, मेच्योर होगी, और अपनी वो हरकतों को, इन सारी हरकतों को वो धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उनका मस्तिष्क जो है वो परिपक्व हमें दिखाई देने लगेगा। बहुत सी चीजें, पहले किसी चीज के लिए मुंह फुला लेंगे, जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, रोने लगेंगे, लेकिन अब जो है उनको समझ में आएगा कि नहीं, हमारी जो ये हरकत है इससे हम क्या होते हैं, सभी के बीच में हंसी के पात्र बनते हैं। तो वो अपनी हरकतों को खुद ही इन सब चीजों को कम करना शुरू कर दें, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता आ जाती है इस स्टेज में, उत्तर वाली अवस्था। इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट बोल रहा है कि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। अब जो उनका मेंटल डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, अभी भी हो रहा है, उत्तर बाल्यावस्था में मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन क्या है, अब उसमें स्थिरता आ गई है, ठीक है, स्टेबिलिटी आ गई है। उसमें क्या होता है, उसमें और अधिक मेच्योरिटी आती है। उनके समझ का विकास जो है और अधिक अच्छे से हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। यानी कि देखिए दिया हुआ है कि उत्तर बाल्यावस्था के दौरान बालक की विभिन्न मानसिक योग्यताओं में लगातार वृद्धि होती जाएगी। जो भी उनकी मेंटल एबिलिटी है, जो उनकी मानसिक क्षमता है, उस मानसिक क्षमताओं में निरंतर हमको क्या दिखेगा, वृद्धि ही दिखेगा, ठीक है। उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसके तर्क करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब हम बालक को बोलेंगे कि ये एक आम है और ये एक आम है, ठीक है, एक आम तुम ले लिया, एक आम तुम्हारी बहन ले ली, तो तीसरा आम कहाँ गया। तो बालक इस चीज पर, इस छोटी सी टॉपिक पे तर्क कर सकता है अब आप, कि दो ही तो था, एक हमको दे दिए, एक बहन को दे दिए, तो आपको कहाँ से मिलेगा। लेकिन इससे पहले वाले बालक जो थे, जो पूर्व बाल्यावस्था के बालक थे, अगर उनको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वो सही से तर्क नहीं कर पाएंगे। अब उसको बोलेंगे आप कि एक आम था, वो आप ले लिए, एक आम था वो आपकी बहन ले ली, तो मेरे लिए कहाँ गया, ठीक है। तो वो वहां पे सही से तर्क नहीं दे पाएगा। उसकी तर्कना शक्ति जो होती है उस समय बहुत कमजोर होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, उत्तर बाल्यावस्था में आएंगे, बालक की तर्कन शक्ति जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, विकसित होती है, उसमें डेवलपमेंट आने लगता है। अब वो छोटी छोटी चीजों पर कर सकता है, ठीक है, अपना लॉजिक दे सकता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, इस कारण से हुआ, वो अपना लॉजिक वहां पे डाल सकता है। तो क्या होता है कि इस अवस्था में बालक की संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, देखिए संवेदनशीलता है, प्रत्यक्षीकरण है, जिज्ञासा है, स्मरण क्षमता है, ये जो सामर्थ्य है, ये सारी चीजें आदि पर्याप्त, इनके में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है।
अब संवेदनशीलता क्या होती है? संवेदनशीलता का मतलब होता है अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है, 5 जो सेंस ऑर्गन है, उसके थ्रू अपने आस-पास के एनवायरमेंटल में हर चीज को वॉच करना। ठीक है? मान लीजिए आँख ही है, आँख से हम किसी चीज को देख रहे हैं, तो उस चीज को देखकर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका एक इमेज अपने दिमाग में बना रहे हैं, फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, अलग-अलग भागों में डिवाइड कर रहे हैं कि मान लीजिए हम अपने आस-पास 3-4 तरह के पशुओं को देखे, एक सांप देखे, एक पक्षी देखे, एक कुत्ता देखे, एक गाय देखे। हम लोगों ने अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया, माइंड में उसका एक पिक्चर बनाया, पिक्चर बना के हम लोगों ने उसको अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि ये तो रेंग के चलने वाला है, ये चार पाया चौपाया जहाँ पशु है और ये क्या है, बहुत ही शांत स्वभाव की है। ठीक है, ये कुत्ता है, ये भौंकता है। ठीक है, ये पक्षी है, ये आसमान में उड़ने वाली है। अब हम लोगों ने उस पे अपना एक विचार बनाया कि ये क्या है, एक्चुअल में उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि ये पशु को क्या कहते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए हानिकारक है या नहीं है, इस पशु से यह पशु कैसे आवाज निकालता है, मतलब उसके विषय में पूरी जानकारी को ग्रहण करना अपने संवेदीकरण का मतलब होता है। संवेदीकरण का अगर केवल लिया जाए तो अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू अपने इन्वायरमेंटल की किसी भी चीज को क्या करना, ग्रहण करना, और ग्रहण करके माइंड में स्टोर करना, बस इतना होता है संवेदीकरण का काम। ठीक है, सपोज दैट आस-पास कहीं नॉनवेज बन रहा है, चिकन बन रहा है, हम लोग उस चीज को देख नहीं रहे हैं, लेकिन स्मेल से हमें पता चल रहा है, ये भी तो हम लोग का एक सेंस ऑर्गन है ना, उस स्मेल से हम लोग को पता चल रहा है कि कहीं चिकन बन रहा है, हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया, माइंड में स्टोर किया कि हाँ कहीं चिकन बन रहा है। ठीक है, तो ये है हम लोग का संवेदीकरण का काम। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि वो जो चीजें जो हम लोगों ने अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू ग्रहण करके माइंड में स्टोर किया, अब उसको माइंड में जो है अलग-अलग वर्गों में, क्योंकि दिन भर में हम लोग बहुत कुछ चीज़ों को देखते हैं, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, माइंड में अलग-अलग डिवाइड करेंगे कि ये इस ग्रुप में आएगा, ये इस ग्रुप में आएगा, ये इस ग्रुप में आएगा। ठीक है? इसको कहते हैं हम लोग प्रत्यक्षीकरण। ठीक है? और एक और होता है जो कि आप लोग का इसमें नहीं दिया है, उसको कहते हैं हम लोग अवधारणा विकसित करना, जो कि आप लोग का इसमें दिया नहीं है, वो आप लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब उन जो चीज़ों को हम लोगों ने संवेदना के माध्यम से ग्रहण किया, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से उसको माइंड में डिवाइड किया, अब हम लोग उसके प्रति अपनी अवधारणा बनाएँगे, उसके प्रति अपने विचार बनाएँगे कि ये वास्तव में है क्या, उसकी पूरी जानकारी को हम लोग एकत्रित करेंगे। ये होता है हम लोग का, इसके माध्यम से हम लोग डायरेक्ट किसी चीज़ को देख कर जान नहीं जाते कि अरे ये तो गाय है, ये तो कार है, ये तो स्कूटी है, नहीं। हम लोग इन 3 प्रोसेसों से होकर गुजरते हैं, तब हम लोग किसी चीज़ के प्रति अपनी अवधारणा का विकास करते हैं, कि वास्तव में अब मान लीजिए ये लैपटॉप, ठीक है, हम इसको अपने नेत्रों से देख रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, तो हम केवल देख कर ही नहीं जान जा रहे हैं, हम ये 3 प्रोसेस के थ्रू इसके प्रति अपनी अवधारणा बना रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि ये क्या है, पहले इसको देखे, इसका इमेज बनाए, फिर हम इसके विषय में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि ये लैपटॉप है, ये हम लोग का एक टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट से कनेक्ट करके दूर-दूर के लोगों से भी जुड़ सकते हैं, फेस टू फेस मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ें हम लोग का और ज़्यादा विस्तार में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए बोल रहा है जिज्ञासा, हमारे अंदर जो कुछ भी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसको जानना। स्मरण शक्ति यानी कि हम लोग का ये किसी चीज़ को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखने की क्षमता। तर्क शक्ति यानी कि लॉजिक, हम लोग का लॉजिक पावर। इसके बाद है हम लोग का सृजनात्मकता, किसी चीज़ को सृजन करने की शक्ति, किसी चीज़ को अपने से इनोवेट करने की, बनाने की क्षमता। ठीक है? आंकिक मतलब आंकिक यानी कि अंकों की या भाषाओं की सार्थकता, ये सारी चीजों की हम लोग में क्या हो जाती है, पर्याप्त वृद्धि उत्तर बाल्यावस्था में हो जाती है। इसकी शुरुआत पूर्व बाल्यावस्था में ही हो चुकी थी, लेकिन मैच्योरिटी और परिपक्वता कब आ रही है, उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, तो यहाँ वह किसी भी मानसिक क्रिया को करने के बाद उसके नियमों को बता सकता है। इससे पहले हम क्या बोले थे कि बच्चे को बोलेंगे कि 2 जोड़ 2 बराबर 4। ठीक है, हम आप लोग को पूर्व वाले लेवल में बताए थे ना कि बच्चों को साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब आ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे नियमों को बालक नहीं जानता है। लेकिन अब पूर्व वाले अवस्था से उत्तर वाले अवस्था में जब प्रवेश करता है, तो बालक जो है छोटे-छोटे नियमों को भी जानने लगता है। 2 जोड़ 2 4 हुआ तो क्यों हुआ?
ठीक है, क्या कारण था, क्या रीजन था, आपको वो रीजन बता सकता है। इसके पहले की उम्र के बच्चे, पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे को आप बोलेंगे कि बेटा आम दिखाएंगे और बोलेंगे कि बेटा ये केला है, तो वो मान लेगा, वो आपसे तर्क नहीं करेगा। लेकिन आप उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों को मछली दिखाएंगे और बोलेंगे कि बेटा ये सेव है, तो बोलेगा कि कैसे सेव है, बताइए। वो आपसे 50 प्रश्न करेगा। वो उसकी, क्योंकि उसके पास अब लॉजिक पावर है, तर्क करने की क्षमता है। इससे पहले के बच्चों में तर्क क्षमता आती है, लेकिन वो तर्क संगत नहीं होती है, वो उटपटांग तरीके से करते हैं। लेकिन अब अगर आप उसको किसी चीज को चांद दिखाएंगे और बोलेंगे कि सूरज है, तो कैसे सूरज है, हमको बताइए, तर्क करेगा आपसे। ठीक है, जब तक उसके आपकी बातों से वो संतुष्ट नहीं होगा, वो आपसे क्या करेगा, लॉजिकली अब आपसे निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेगा कि आप अगर इसको ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बालकों को आप बोलिए कि बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे मत बढ़ना बेटा, ठीक है, अशुभ माना जाता है, तो आपकी बातों को ऐसे नहीं मान लेगा, ऐसे ही नहीं मान लेगा कि अशुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्यों बिल्ली रास्ता काट देगा तो अशुभ माना जाता है, क्यों हम रोड क्रॉस नहीं करेंगे, आप उस पर लॉजिक दीजिए उसको। और आपके लॉजिक से जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो आपकी बातों से सहमत नहीं होगा। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो होते हैं, उनमें लॉजिकल पावर आ जाता है, मानसिक संक्रियाओं को करने के बाद उसके नियमों को वो अब बता सकते हैं। कोई भी मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, कि 5 जोड़ 5 10 हो गया, 5 भागा 5 शून्य आता है, तो कोई भी मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप उसके पीछे के नियमों को वो बता सकते हैं। कुछ हद तक तर्क भी कर लेंगे, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं करेंगे तर्क। अब हम ये बोल रहे हैं कि आप बालक को बता दीजिए कि स्पेसशिप में जो है हम लोग का अंदाज जो है एक तरह का ह्यूमन, ये सैटेलाइट्स मूव कर रहा है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स मूव कर रहा है, तो उसमें ऐसी ऐसी क्रियाएं हो रही है, उसके ऊपर बच्चा तर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका, क्योंकि उसका लेवल भी अभी डाउन है, तो वो अपने लेवल के अनुसार ही तर्क करेगा। आप उसको बोलेंगे कि चांद नहीं ये सूरज है, वो वहां तर्क करेगा, क्योंकि वो चांद को देख रहा है, चांद के प्रति जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो चांद को जानता है कि ये चांद है, ये रात में निकलता है, तो इसको पापा सूरज कैसे बोल रहे हैं, या फिर इसको मम्मी सूरज कैसे बोल रही है, सूरज नहीं हो सकता है। तो ऐसी चीजों पर वो कुछ हद तक तर्क करना शुरू कर देता है, और उसका तर्क अब जो है सही होता है। उटपटांग तरीके से तर्क बालक नहीं करेगा। ठीक है, हर लेवल में बालक तर्क करेगा, लेकिन बड़े लेवल का तर्क जो है वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में तर्क जो होता है, एक चीज और होती है कि इस स्टेज में बालकों में जो भी वो तर्क करेगा ना, वो किसी चीज को जब अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, ठीक है, जो चीजें उसको दिख ही नहीं रही है, आप उस टॉपिक पे उसको तर्क करने को बोलिएगा ना, तो उसका तर्क जो है वह सही नहीं होगा। इस स्टेज में बालक किसी चीज को जब तक प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों के सामने नहीं देखते हैं, ठोस रूप से, जिसको हम लोग कहेंगे कॉन्क्रीट जिसको कहते हैं, ठीक है, ठोस रूप से, कॉन्क्रीट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें उनके आंखों के सामने होगी, उस पर वो तर्क करेंगे, उनका तर्क बहुत हद तक क्या होगा, सही होगा। लेकिन जो चीजें उनके आंखों के समक्ष नहीं है, जो चीजें को वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहे हैं, ठीक है, अब उनको बोला जा रहा है कि मंगल ग्रह के बारे में बताओ, ठीक है, या फिर किसी ऐसे प्लैनेट के विषय में बताया जा रहा है जिसके विषय में बालक की अभी अवधारणा बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुई है, जिसको वो देखा नहीं, तो उसके विषय में बालक तर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, मेन इन लोग का क्या है, इस स्टेज में उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है जो कुछ भी सोचते हैं, विचारते हैं, जो कुछ भी तर्कना देते हैं, ठोस वस्तु को देख कर ही देते हैं। आप देखिएगा, प्राइमरी सेक्शन के बच्चे जो होते हैं, इनके स्कूल के बुक में ड्राइंग, पिक्चर्स ज्यादा बनाया हुआ रहता है, या फिर टीचर्स भी जब इनको पढ़ाते हैं तो किसी ना किसी मॉडल के थ्रू पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे पिक्चर्स बना के पढ़ाते हैं। क्यों बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे पिक्चर्स बना के या मॉडल के थ्रू बनाया बताया जाता है, क्योंकि बच्चे जिस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसी चीज को, इस स्टेज में बच्चे जिस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, उसी को वो अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। जो चीजें वो देख नहीं रहे, केवल वर्बली हम उसको बता रहे हैं, उसको वो माइंड में स्टोर नहीं कर पाते हैं। यानी कि ठोस रूप से देखी हुई चीजों को बच्चे जो है अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए मेनली जो है बच्चों की बुक्स में बहुत सारे पिक्चर्स बने रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम लोग का एसएसटी से रिलेटेड है,
तो मैप बना रहेगा, कौन सा स्टेट कहाँ है, या फिर हम लोग मान लीजिए किसी एनिमल्स के विषय में पढ़ा रहे हैं तो एनिमल्स का पिक्चर्स बना रहेगा। तो वो बच्चों को ठोस रूप से दिखाया जा रहा है कि देखो इसको हाथी कहते हैं, हाथी के 4 पैर होते हैं, हाथी का वजन इतना होता है। तो बच्चे उस चीज को देख के उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन हाथी क्या है, कैसा दिखता है, ठीक है, कितना वजन है, क्या, वो आज तक कभी देखा ही नहीं है। और वर्बली हम उसको चीज को बता रहे हैं तो वो चीज बच्चा ऑब्जर्व नहीं करेगा, उस चीज को उसका कल्पना भी सही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस स्टेज में जी बच्चे जो है ठोस वस्तुओं को देखकर, याद रखिएगा हम लोग का पूर्व वाली अवस्था में भी बच्चे ठोस वस्तुओं को देखकर ही, उत्तर वाली अवस्था में भी बच्चे ठोस वस्तुओं को देखकर ही किसी चीज पर अपनी तर्कना देते हैं, और ना कि परिकल्पना। परिकल्पना की क्षमता इनमें नहीं होती इस स्टेज में। मतलब आप किसी चीज को बोलिएगा कि आप इमेजिन करके बताओ कि हम लोग का ये, अब बालक आज से पहले कभी लैपटॉप देखा नहीं, ठीक है, आप उसको केवल एक नाम दे रहे हो लैपटॉप, और बोलोगे कि आप कल्पना करके बताओ कि वो कैसा होगा। तो ये जो है इमेजिनरी पावर जो होता है बालकों में उत्तर बाल्यावस्था तक नहीं आता है। ये जो पावर आएगा कब आएगा, जब बालक किशोरावस्था में पहुंच जाएंगे। तब बालक को आप कोई एक टॉपिक दीजिएगा ना, तो वो कल्पना शक्ति के आधार पर उस पर तर्क कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, तब उसमें वो क्षमता आ जाती है। लेकिन इस स्टेज में बालकों में कल्पना शक्ति, परिकल्पना शक्ति भी इसको कहते हैं, कल्पना शक्ति भी इसको कहते हैं, ठीक है, ये जो है क्षमता बालकों में नहीं आती है। लेकिन इससे पहले हम लोग पूर्व बाल्यावस्था में क्या देखे थे कि बालकों में छोटी दूरी का संप्रत्यय विकसित हो जाता है। अब लंबी दूरी का भी बालकों में संप्रत्यय विकसित हो जाता है। यानी कि बालक को हम कोई बॉल थ्रो करेंगे थोड़े डिस्टेंस पे, तो बालक उसके डिस्टेंस को, उसके स्पीड को पकड़ लेगा और बालक बॉल को कैच कर लेगा। तो लंबी दूरी का संप्रत्यय भी बालकों में इस स्टेज में विकसित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैम। अगला है हम लोग का जिज्ञासा की प्रबलता। जो जिज्ञासा बालकों में शैशवावस्था में थी, वही जिज्ञासा बालकों में उत्तर बाल्यावस्था में बरकरार रहती है। इस स्टेज में भी बालकों को जानने की जिज्ञासा रहती है। अब आप उसको बोल दीजिएगा कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो आपको रास्ता क्रॉस करके नहीं जाना है, अब उसके मन में जिज्ञासा बनी रहेगी, तो ऐसा बोला गया तो क्यों बोला, आखिर इसका रीजन क्या है, उसको जानने की उत्सुकता उनमें बनी रहेगी। ठीक है, आसमान में सूरज हमारा सुबह सुबह निकलता है, शाम को कहाँ चला जाता है, इसकी जिज्ञासा उसके मन में बनी रहेगी। कि उसके मन में तरह तरह के प्रश्न बने रहेंगे कि आखिर वो आता है सुबह में तो शाम को जाता कहाँ है, और शाम को चांद कहाँ से आ जाता है, ठीक है, दोनों एक साथ क्यों नहीं आते हैं। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उनके मन में बनी रहती है, और उनकी जिज्ञासा जो है निरंतर, मतलब दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। और जब तक उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, देखिएगा उस स्टेज के बच्चे ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, रोटी बना रही है मम्मी, रोटी क्यों बना रही है, रोटी गोल क्यों होता है, ठीक है, इसको ऐसे क्यों करते हैं, इसको तवे पे क्यों डालते हैं, उससे बहुत सारे प्रश्न छोटे छोटे उनके लेवल के हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ऊंचे हाई लेवल के प्रश्न पूछेंगे, अपने लेवल के ही प्रश्न पूछेंगे, लेकिन वो अपनी जिज्ञासा को शांत करके अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, इससे अपने माइंड का विस्तार कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि अभी उनके लिए ये सारी चीजें क्या है, नई है। हमारे लिए ये सब चीजें जान, हम लोग इन चीजों से अवगत हैं, लेकिन उनके लिए तो ये सब चीजें नहीं है ना। उनके लिए सूरज को वो निकलते देख रहे हैं तो वो चीजें नहीं है, उस चीज को वो जानेंगे, समझेंगे, ठीक है, उसके प्रति जितने भी उनके प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का वो निवारण चाहेंगे, और तुरंत चाहेंगे, वेट भी नहीं करेंगे, अभी मीन्स अभी बताओ। ठीक है, तो जिज्ञासा की प्रबलता भी इस स्टेज में बालकों में जैसे शैशवावस्था में रहती है, उसी इसी तरह से इस स्टेज में हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था के बालकों में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसके घर में कोई पूजा त्योहार हो रहा है, इसी उम्र का बच्चा है, उसके घर में कोई पूजा त्योहार हो रहा है, पंडित जी टीका लगा रहे हैं, अक्षत फेंक रहे हैं या फिर प्रसाद दे रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बांध रहे हैं, ये मौली क्यों बांधा जाता है, उसके मन में बहुत तरह के प्रश्न आएंगे, और वो बार बार क्या करेगा, अपने बड़ों से वो सारे प्रश्न पूछेगा। तो वहां पे इस चीज हम आप लोग को पहले ही बताए थे कि बच्चों की जिज्ञासा को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। ठीक है, उनके अंदर किसी भी चीज को जानने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को हमें कभी भी दबाना नहीं चाहिए, उनकी क्षमता को हमें वहीं पे शांत करनी चाहिए, उन्हें वो चीज बताकर।
उन्हें उस चीज से सेटिस्फाइड करना, ठीक है। डांटना डबकारना नहीं चाहिए, डराना नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से अपने माइंड का विस्तार जो है, अपनी मेंटल डेवलपमेंट जो है और अधिक कर सके। इतना हुआ। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आत्मनिर्भरता की भावना, यानी कि फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट। अब बच्चे जो है अपने को क्या कहते हैं, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट समझने लगे कि अब हम जो है अपने काम खुद से कर सकते हैं। बेसिकली बच्चे अपने सारे दैनिक कार्य अपने से करने लगते हैं, ठीक है, खाना खाना, कपड़े पहनना, अपने बुक्स को अरेंज करना, ठीक है, खुद से अपने काम कर लेना। बहुत से काम है जो बच्चे जो है स्वयं से कर सकते हैं। तो अब रानी जी बहुत जल्दी जुड़ी आप। मैम मेरा में डाटा ही नहीं था, अभी करवा के किए। तो आत्मनिर्भरता की भावना जो है, सेल्फ डिपेंडेंट की भावना जो है इस स्टेज में बच्चों में आने लगती है, क्योंकि असहाय स्थिति से निकलकर अब वो क्या है, पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे हर कार्य के लिए वो। और इस स्टेज में बच्चों को देखिएगा, जो भी कुछ, जैसे कि पूर्व वाले अवस्था में बोले थे कि जो भी कुछ काम है अब वो दूसरे से नहीं करवाना चाहेंगे, वो खुद ही करना चाहेंगे। हम खा लेंगे, हम खुद कर लेंगे, ठीक है, हम खुद कपड़ा पहन लेंगे, हम खुद बाल झाड़ लेंगे। तो वो सारे काम जो है खुद से करना चाहेंगे, अपने ऊपर डिपेंड करना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है 7 नंबर, कि उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मक क्रियाओं की ओर अधिक झुकाव रहता है, ठीक है। जितने भी इनोवेटिव कार्य हैं, जहाँ आविष्कार करना है, ठीक है, किसी चीज में नए नए बदलाव लाने, इन सब कार्यों के प्रति बालकों का रुझान जो होता है, झुकाव जो होता है, वो हम लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा उत्तर बाल्यावस्था के बालकों में। यानी कि बालक में अपनी क्षमता और अपनी बुद्धि को नई चीजों में लगाने की जो रुचि होती है वो बहुत ज्यादा, ठीक है। मान लीजिए कोई ड्राइंग कर रहा है, अब वो ड्राइंग में उनकी जो क्षमता है कि हम इसको ऐसे बनाएंगे ना तो ज्यादा सुंदर बनेगा, ठीक है, हम इसको ऐसे कर देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो अपनी क्षमता या अपनी बुद्धि के द्वारा, ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं, इस स्टेज के बच्चे जो हैं, हम बोल रहे हैं सृजनात्मक हैं या फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं तो साइकिल का आविष्कार कर देंगे या रोबोट का आविष्कार कर देंगे, नहीं, वो अपने लेवल तक, वो अपनी क्षमता तक, उनके हिसाब से वही उनकी क्षमता, वही उनका लेवल क्या होता है, काफी हाई होता है, ठीक है। तो इस उम्र के बालक जो है अपनी क्षमता और अपनी बुद्धि को नई चीजों में लगाने की प्रवृत्ति जो है अधिक रखते हैं। वे अक्सर नए ढंग से चित्रकारी या शिल्पकारी करने की कोशिश करेंगे, नए तरीके से कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सोचेंगे कि जो ऐसा किया हुआ है हम इससे थोड़ा डिफरेंट करें, थोड़ा बदलाव लाएं, ताकि लोगों का अट्रैक्शन, इससे पहले हम लोग क्या पॉइंट पढ़े थे कि इस स्टेज में बालकों में दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत क्षमता बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए बालक कोई ड्राइंग बनाया है, ठीक है, और हम बोलते अरे वाह बेटा तुम तो ड्राइंग बड़ा सुंदर बनाया है, तुम्हारा ड्राइंग तो सबसे अलग है, तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन कितना है। बच्चा क्या होगा, खूब खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा और सोचेगा कि सर हमारा इतना तारीफ कर रहा है तो हम और इससे अच्छा, मतलब और जितना अपना एफर्ट है, अपनी जितनी बुद्धि है, अपना जितना सृजनात्मकता है उसमें वो लगाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए हमें बच्चों को इस तरह से क्या होना चाहिए, प्रोत्साहित करना है, ताकि बच्चों के अंदर की क्षमता जो है निकल कर बाहर आए। अब मान लीजिए कोई बच्चा है ड्राइंग किया, चाहे कुछ भी किया, हम बोले कैसा किया है, तुम तो गधा है, तुमको तो कुछ करने ही नहीं आता है, तो वो क्या होगा, उसका मनोबल मनोबल डाउन हो जाएगा। वो दोबारा फिर उस चीज को करने की कोशिश नहीं करेगा, बोलेगा कि हम बनाएंगे तो फिर हमको सर डांटेंगे या फिर मम्मी हमको डांटेगी, तो हम बनाएंगे ही नहीं। तो इसीलिए कभी भी बच्चों के मनोबल को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जहां तक हो सके उसकी सराहना ही करनी चाहिए, उसके क्रियाओं का, उनके क्रियाकलापों की तारीफ करनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है उसमें और ज्यादा बढ़ चढ़ कर कार्य करें। और ज्यादा बच्चे जितना ज्यादा एक्टिवली उसमें कार्य करेंगे, खुद से खुद से एक्टिव होकर बच्चे जितना कार्य करेंगे उतना ज्यादा उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा, ठीक है। तो एक तरह से उनमें क्या होता है, सृजनात्मकता अंतः शक्तियों का क्या हो जाता है, इस तरह से विकास हो जाता है। तो हम लोग के कुछ मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार कि सृजनात्मकता अंतः शक्तियों का बीज प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बो दिया जाता है। जो बच्चों में, याद रखिएगा ये चीज, जो बच्चों में सृजनात्मकता की शक्ति होती है या क्षमता होती है, यह हम लोग का पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही इसकी बीज बो दी जाती है। लेकिन यह पनपता कब है या फिर इसका विकास कब होता है,
तो उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। सृजनशीलता का गुण बालकों में पूर्व बाल्यावस्था में ही आ गया, उसका शुरुआत पूर्व बाल्यावस्था में ही हो गया, उसकी बीज पूर्व बाल्यावस्था में ही बो दी गई, लेकिन उसका विकास शुरू होना कब स्टार्ट होता है हम लोग का? उत्तर बाल्यावस्था में। पर इसका पूर्ण विकास कब होगा हम लोग का? उत्तर बाल्यावस्था में। और बालक इस उम्र में 10 से 12 साल के मतलब उत्तर बाल्यावस्था का भी अंतिम पड़ाव जब तक आता है तब तक इसका विकास पूरी तरह से बालकों में सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में इसकी बीज बो दी गई, अब धीरे 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 ये विकसित होगा और 6 से 12 वर्ष के अंतिम अवस्था तक आते आते 10 से 12 के बीच की अवस्था तक आते आते इसका विकास जो है पूरे चरम सीमा पर आ जाए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? 5-10 हो गया। आप लोग को कोई जल्दी है? वैसे ये हम लोग का टॉपिक आज कंप्लीट नहीं होगा। ये जो हम लोग का टॉपिक है ये आज कंप्लीट नहीं होगा। इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को और 2 क्लास चलेगा तब ये कंप्लीट होगा। तो आज इसको और आगे बढ़ाएं। एक और टॉपिक है उसको भी आप क्लियर समझ लीजिए। देखिए दिया हुआ है, अगला पॉइंट दिया है कि सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास इस स्टेज में बालकों में सोशल और मोरल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि समाज भी विस्तृत हो रहा है और ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं तो नैतिक आचरण भी अब बालकों के अंदर आ रहा है। तो इस स्टेज में बालकों का सामाजिक और नैतिक गुण क्या होता है? विकसित होने लगता है। तो क्या है, बालक घर पड़ोस के अन्य बालकों तथा विद्यालय के बालकों छात्रों से काफी समय तक इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, घुले मिले रहते हैं, बहुत ज्यादा उनके साथ समय स्पेंड करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके व्यवहार दूसरों की प्रशंसा या निंदा पर आधारित हो जाती है। ठीक है, इस स्टेज में बालकों में देखिएगा ना, आप उसकी किसी चीज की तारीफ कीजिएगा ना तो बालक खूब खुश होगा और आपको दोबारा वो करके देगा। ठीक है, मान लीजिए बालक जो है अ, अपने दादाजी का पैर दबा रहा है और आप उसके बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है, अरे वाह बेटा मेरा इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, देखो तो दादाजी की सेवा कर रहा है। वो बालक जो है अंदर ही अंदर खूब खुश हो जाएगा क्योंकि वो अपनी प्रशंसा बहुत ज्यादा चाहता है। इस स्टेज में बालकों को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वो दोबारा फिर वो काम करेगा। इस तरह से उसमें नैतिकता आ रही है, सामाजिक गुण भी आ रहा है और प्लस नैतिकता भी आ रही है। तो क्या होता है बालकों में, क्या होता है, प्रशंसा और निंदा पर उसकी आप निंदा कर दीजिए, आप उसकी बुराई कर दीजिए, गधा है, कोई काम नहीं करता है, एक गिलास पानी मांगते हैं तो लाख नहीं देता है, दोबारा वो आपसे चिढ़ जाएगा, वो काम को करेगा नहीं। तो आपकी प्रशंसा और निंदा पर वो बच्चा जो है उसका सामाजिक और नैतिक आचरण डिपेंड करता है। इसीलिए बोला जाता है कि जितना ज्यादा स्नेह से, दुलार से, प्यार से हो सके बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो सामाजिक तथा नैतिक गुण जैसे कि आज्ञा का पालन करना, सहयोग की भावना, ठीक है, सहनशीलता की भावना, ईमानदारी हो गया, सत्यता हो गया, सद्भावना हो गया, सहानुभूति, ये सारी भावना जो है ये सबका विकास जो है बालकों में उत्तर बाल्यावस्था में होने लगता है। इन सब का विकास केवल समाज के साथ ही नहीं, खेल खेल के माध्यम से भी बालकों में सहयोग की भावना आती है, सहनशीलता की भावना आती है। ठीक है, मान लीजिए बालक आपस में 2-4 मित्र खेल रहे हैं तो उनका एक मित्र गिर गया तो दूसरा मित्र जाके दौड़ के उठा रहा है, तो उसमें क्या आ रहा है? सहयोग की भावना आ रही है, वो अपने मित्र का सहयोग दे रहा है, साथ दे रहा है। चाहे एक मित्र को उसके 2 मित्र, दो बाहर के पर्सन आके मार रहे हैं तो वो उसको बचा रहा है, तो सहयोग की भावना आ रही है। ठीक है, या फिर वो वहां पे क्या है, अपने मित्र के, मान लीजिए गलती उसके मित्र की है और टीचर से डांट वो खुद खा रहा है, तो उसमें सहनशीलता की भावना आ रही है। इस तरह के भावनाओं का विकास बच्चों में खेल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, सामाजिक माध्यम से, इन सभी माध्यमों से बालकों में इस तरह की भावना का विकास जो होता है। इतना ही आज हम लोग रहने देते हैं, बाकी का हम लोग टॉपिक कल करेंगे। जी मैम। इतना में आप लोगों मैम को अगर कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ बोलिए। मैम ये पोस्टल एज और क्या क्या अन्य नाम बताए थे मैम इसका? किसका? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर, हाँ उत्तर वाले उसका, जी मैम। उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग पोस्ट चाइल्डहुड भी कहते हैं। उत्तर क्या बाल्यावस्था बोले मैम, और एक बार बोलिए।
उत्तर बाल्यावस्था हम लोग का, ये हम लोग का क्या कहलाता है? लेटर, LETTER, लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं इसको। इसको हम लोग पोस्ट, POST, पोस्ट चाइल्डहुड भी कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था को ही। उत्तर बाल्यावस्था को हिंदी में बाद की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, बाद की अवस्था। इसी में हम लोग का मध्य बाल्यावस्था आ जाएगा। मध्य बाल्यावस्था हम लोगों का 7 से 11 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। मैम बोलिए। वो जो आप बोले थे ना का ईवीएस में 1 to 5 नहीं 3 to 5 का जो ईवीएस है वो आसपास, मैम अभी उस बुक का नाम बदल के हमारी दुनिया रख दिया गया है मैम। नहीं नहीं, वो उस बुक का नाम बदल के हमारी दुनिया होगा ही नहीं। हम आप लोगों को, मैम आज स्कूल हम गए थे मैम, हाँ तो वो पुराना वहाँ पे पड़ा हुआ था आस पास वाला बुक, और हाँ, अभी जितना भी लेटेस्ट है मैम सारा उसमें लिखा हुआ था हमारी दुनिया। अच्छा वो बताइए तो उस पुराना बुक टाइम में था मैम। इंडेक्स में क्या क्या था? टॉपिक बताइए, टॉपिक सेम होना चाहिए क्योंकि उसी टॉपिक से आएगा क्वेश्चन। हम आपको इंडेक्स बताते हैं। रुकिए मैम, हम बुक खोलने दीजिए मैम। हाँ बोलिए। 3 क्लास है कि 4 क्लास का थ्री बताए क्लास, मैम? 3 क्लास से बताइए। 4 क्लास बताएंगे तो 4 क्लास बताइए। हम हमारे अपने हरी भरी आप दुनिया। कौन सा क्लास बता रहे हैं, 3 या 4? 3 क्लास मैम, 3। 3 क्लास। 3 क्लास में सबसे पहले 2 शब्द शिक्षकों और अभिभावकों के लिए होगा एक पेज। ये पेज है। दो नो 2 मैम। शब्द नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। इससे आप लोग का 15 मार्क्स का पेडागोजी सेक्शन आएगा। 2 शब्द ओके मैम। शिक्षकों और अभिभावकों के लिए जो है, इससे आप लोग का मैम पेडागोजी सेक्शन आएगा। ये हमारा आसपास जो पुराना बुक है ना मैम, उसमें लिखा हुआ 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों हाँ, से। वही पढ़ना है हम लोग को, उसी टॉपिक से ही आएगा। और देखिए हम आपको बताते हैं चैप्टर, आप क्लास 3 की बात कर रहे हैं ना? क्लास 3 में कौन सा जी चैप्टर है हम लोग का? फर्स्ट चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर, जी मैम है। है। जी मैम। पौधे की पड़ी, ठीक है, हाँ मैम है। पानी रे पानी, जी मैम। हमारा पहला स्कूल, जी मैम। छोटू का घर, जी मैम। खाना अपना अपना। जी मैम। इसके बाद है बिन बोली बात, पंख फैलाए उड़ते जाए, बादल आए बारिश आए। ये सब आप जी कहाँ से मैम। बोल रहे हैं? पुराने वाले बुक से बोल रहे हैं या नए बुक से बोल रहे हैं? नहीं मैम, पुराने वाले बुक से मैम। हाँ, तो पुराना वाला बुक ही पढ़ना अप्रैल है। अप्रैल 2014 का है मैम, और ये अभी जो नया बुक हम लाए हैं ना मैम, ये हाँ, आपका इसका संस्करण है मैम 2000 अप्रैल 2016 का। नहीं, आपको उसमें NCERT का लोगो दिया हुआ है? जी मैम, सरकारी स्कूल से उठा के लाए मैम। सरकारी स्कूल से उठा के लाए हैं ना? पता है अभी बहुत चेंज हो गया है। पहले ये बुक अभी मिल नहीं रहा है। ये हर कंपटीशन में ये बुक चलता है। आसपास चाहे वाली आप, मैम। हाँ, चाहे आप सीटेट की तैयारी करो, जेटेट की तैयारी कीजिए, स्टेट की तैयारी कीजिए, ठीक है, IAS की तैयारी कीजिए, ये सब बुक बहुत चलता है। ये सब का बहुत डिमांड है, जल्दी मिलता नहीं है। अच्छा हम मैम। देखिए, हम आपको 4 का बता रहे हैं टॉपिक। 4 में भी 2 शब्द शिक्षकों और अभिभावकों के लिए फर्स्ट पेज आएगा आपका ये। और मैम इसमें से हम लोग का बहुत क्वेश्चन आता है पेडागोजी सेक्शन से। 2 शब्द शिक्षकों और अभिभावकों के लिए। नो मैम, रिश्ते नाते हैं यहाँ पे मैम। नया बुक में हम पुराना लाए नहीं थे मैम, सिर्फ 3 का आसपास का 3 वाला खाली उठा के लाए थे। नहीं और तो हमारी अगर जो। पुराना मिल रहा है तो ले लीजिए। जी मैम। देखिए हम आपको अच्छा ठीक है मैम। 4 का इंडेक्स बता रहे हैं। पहला चैप्टर है हम लोग का चलो चले स्कूल, दूसरा है कान कान में, तीसरा है नंदू हाथी, अमृता की कहानी, अनीता की मधुमक्खियाँ, ओमना का सफर, खिड़की से, नानी के घर। ये सारे चैप्टर्स हैं और हमको इस चैप्टर से ही पढ़ना है। ठीक है, हम आप लोग को आज कुछ EVS पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बने, आप लोग थोड़ा जल्दी खरीदे बुक। देखिए जैसे कि हम लोग पहला ही चैप्टर खोल रहे हैं, क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर खोले हैं, चलो चले स्कूल। इसमें हम लोग का एक चीज दिया गया है, एक 2-4 लाइनें लिखी गई है, लाइनों को आप लोग सुनिए। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, और फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। ठीक है,
हम हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इससे ये आपका पूरा दे देगा लाइन और बोलेगा कि इस तरह से बच्चे, कहाँ के बच्चे जो है इस तरह से स्कूल जाते हैं। तो आसाम क्षेत्र में बारिश बहुत ज्यादा होती है और आसाम के बच्चे इस तरह से जो है बांस की बनी पुलों पर चलकर स्कूल जाते हैं। समझ में आया? ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, दिया हुआ है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी कि लकड़ी की एक छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो क्वेश्चन दे देगा कि वल्लम जो है वो क्या होता है। तो वल्लम क्या है? लकड़ी की एक छोटी नाव है। यह कहाँ चलती है? तो यह केरल में चलती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। हम आप लोग को सीटेट का क्वेश्चन दिखाएंगे, एकदम हूबहू जो आपका ये जो बुक हम आप लोग को बता रहे हैं सेम इसी बुक से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। मैम ये सीटेट वाला का सिलेबस है क्या आपके पास? किसका? सीटेट का? हाँ हाँ, अ, सिलेबस सिलेबस आप लोग को सर नहीं भेजे थे? नहीं मैम, शेयर कीजिएगा ना मैम, अच्छा क्योंकि ठीक है, सर को बोल देंगे शेयर करने के लिए। ठीक है, सीटेट का सिलेबस हम दिए थे सर को, ज्वाइन करने से पहले ही दे दिए थे, तो हम भेज देंगे सर। चलिए एक चीज आप लोग से और पूछते हैं, बताइए। इसमें बहुत अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग चीज दिया रहता है जो कि हम लोग चीज जानते हैं, लेकिन एक चीज बताइए तो, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बनी रहती है, ठीक है, वो किस कारण से होती है? शेर के खाल पर अलग डिजाइन है, गाय के खाल पर अलग डिजाइन है, बिल्ली के खाल के ऊपर अलग डिजाइन है। तो ये किस तरह से उनके शरीर पे अलग अलग डिजाइन पता है ये किस कारण से होते हैं? ये उनके वंशानुक्रम के बा- कारण मैम। इनके कारण, वंशानुक्रम के कारण नहीं होता है, कि उनके शरीर पर जो उनके बाल होते हैं ना, उनके बालों के कारण ये पैटर्न दिखाई देते हैं हमको। उनके बालों के कारण ये पैटर्न दिखाई देते हैं। अगर सभी एनिमल्स के बालों को छील दिया जाए तो सभी एनिमल्स एक जैसे दिखेंगे, सबका स्किन का कलर एक समान होगा। उनके बालों के कारण उनके शरीर पर अलग अलग तरह के, जेब्रा के शरीर पर अलग पैटर्न, शेर के शरीर पर अलग पैटर्न, बिल्ली के शरीर पर अलग। बिल्लियों में भी देखिएगा, कुछ बिल्ली एकदम पूरी व्हाइट होती है, कुछ मरून होती है, कुछ जो है ब्लैक कलर की है। तो वो उसके बालों के कारण ही तो है। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें है जो कि हम लोग को पढ़ना है। आप लोग जितना जल्दी बुक खरीदिएगा उतना जल्दी हम वीक में एक दिन ईवीएस करवाएंगे। ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैथ स्टार्ट करेंगे। एक साथ तीनों लेकर चलना पॉसिबल नहीं है, एक एक कर। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन है, बताइए कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं या नहीं होते हैं? बताइए तो। जिन, आप नोटिस कीजिएगा अपने आसपास, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, इनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। इनके शरीर पर रोए होते हैं, बाल होते हैं। हम लोग खुद भी उसी श्रेणी में आते हैं, हमारे कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, हमारे शरीर में भी रोए होते हैं, बाल होते हैं। और ऐसे इंसान जो होते हैं स्तनधारी होते हैं, ऐसे पशु जो होते हैं स्तनधारी होते हैं, वो अपनी संतान को अपना दूध फीड करवाते हैं। और जिनके कान हमें बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर रोए या बाल नहीं होते हैं और वो अंडे देते हैं। समझ में आया? जैसे कि आप पक्षी को ले लीजिए, छिपकली को ले लीजिए, सांप को ले लीजिए। छिपकली के शरीर पर आपको रोए दिखाई देते हैं, बाल दिखाई देते हैं? नहीं। सांप के शरीर पर दिखाई देते हैं? नहीं। पक्षियों के शरीर पर भी पंख होते हैं, वो बाल नहीं होते हैं। तो जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं या जिनके कान बाहर की तरफ नहीं निकले होते हैं वो अंडे देते हैं, और जिनके कान बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है इसमें। तो अभी शुरुआत है, आगे जाइएगा और टफ टफ आता है। और टफ टफ क्या इंटरेस्टिंग रहता है, इसको टफ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जितना जल्दी आप लोग हो सके खरीद लीजिए। खरीदिएगा तो हम एक सप्ताह में एक दिन इसको भी करवाना शुरू कर देंगे। हम लोग हम लोग का भी चेंज हो जाएगा थोड़ा। ठीक है। जी मैम।